आज हमारा टॉपिक है लो बैक पेन। तो सबसे पहले किसी भी बीमारी को या कॉज को समझने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि उसकी नेचुरल जो एनाटॉमी है वो क्या होता है। तो लो बैक पेन को समझने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि लो बैक पेन जो लो यानी इसमें लो मतलब होता है नीचे, यानी हम अगर उसको डायग्रामेटिकली देखें ये स्पाइन है L1 से L5, इस रीजन को कहते हैं लो बैक। मतलब लंबर रीजन में जब हमें कोई पेन लंबर रीजन में है ना, लंबर रीजन में पेन होना चाहिए, उसको हम लो बैक पेन कहते हैं। ये कॉज के आधार पे अलग अलग हो सकते हैं, जैसे एक्यूट और क्रोनिक। दो टाइप के होते हैं, एक्यूट और क्रोनिक। ये कारण पर डिपेंड करते हैं, एक्यूट किसको बोलेंगे, क्रोनिक किसको बोलेंगे। यदि कोई पेन बहुत सीवियर है और कुछ समय के लिए है, मतलब लगभग 72 घंटे से 48 घंटे से 72 घंटे तक, तो उसको एक्यूट बोलेंगे। इसकी सीवियरिटी के आधार पर इसकी ग्रेडिंग होती है। क्रोनिक वो बोलते हैं जो लगभग 90 दिन हो चुके हों, मतलब कभी कभी आता है कभी चला जाता है अपने आप, उसको क्रोनिक बोला जाता है और उसका कोई रीजन आपको पता नहीं होता है एग्जैक्टली। तो वो दर्द जो हमें कमर के निचले हिस्से के इस पूरे रीजन में हो सकता है, उसको लो बैक पेन कहते हैं। सिर्फ हम इसको ये ना समझें कि स्पाइन से दूर भी हो सकता है, ये इसको लो बैक पेन कहते हैं। कारण के आधार पर ये अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले इसके समझते हैं कॉज, क्या कॉज हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है, सबसे हल्का कारण, वो है पोस्चर। पोस्चर डिपेंड करता है कि आपके पोस्चर के ऊपर आपकी बॉडी लैंग्वेज डिपेंड करती है। कभी कभी देखा गया है जो लो बैक पेन है वो 80% के ऊपर स्पाइन के कर्वेचर पे डिपेंड करता है कि आपके स्पाइन से जो नर्व रूट्स निकले हुए हैं, यदि वो कंप्रेस होंगे तो आपको लो बैक पेन आ जाएगा। तो हम अगर कर्वेचर को देखें और उसके अकॉर्डिंग हम स्पाइन की कर्व को देखेंगे, है ना। ये सर्वाइकल कर्व है, ये डॉर्सल, ये लंबर। स्पाइन के लिए एक फिक्स जगह रहती है हमारी बॉडी में, इससे इस कर्व फॉर्म में या स्पाइरल फॉर्म में ही इसमें आ सकता है। यदि ये कर्व डिस्टर्ब हो जाए, मतलब ये जो जगह है अगर ये कर्व डिस्टर्ब हो जाए तो नेचुरल से ये लंबी हो जाएगी, उसके लिए हमको ज्यादा जगह चाहिए। और जब ज्यादा जगह चाहिए रहेगी तब ये क्या करता है, हड्डियां तो कंप्रेस हो नहीं सकती, तो क्या कंप्रेस होती है, डिस्क कंप्रेस होने लगती है। ये डिस्क जो इसमें बीच में डली रहती है, और उन डिस्क के साइड से अगर हम इसके बड़े उस पर देखें, ये डिस्क है, यहाँ हड्डी है, यहाँ हड्डी है। इस डिस्क की जो गैप होती है इसमें से नर्व रूट निकलता है। तो जब ये हड्डी प्रेस करेगी तो ये रिड्यूस हो जाएगी जगह, मतलब अभी जगह हो जाएगी रिड्यूस, और ये जो नर्व है ये कंप्रेस होने लगेगा दोनों हड्डियों के द्वारा। उससे जो टिंगलिंग पेन आपका रिफर्ड पेन आ सकता है, साइटिका डेवलप हो सकता है, क्रोनिक लो बैक पेन हो सकता है, सैक्रोइलियक जॉइंट में पेन हो सकता है, और कॉक्सिडिनियल पेन हो सकता है। बहुत सारी रीजन है जो यहाँ से शिफ्ट होकर पेन आपको आते हैं। तो आते कहां से है, इस कर्वेचर की वजह से। तो सबसे पहला कारण है कर्वेचर बहुत कुछ डिपेंड करता है। और ये डिस्टर्ब अलग अलग कारणों से हो सकते हैं। हो सकता है आप ऐसे पोस्चर में बैठते हो, आप ज्यादा देर तक कंप्यूटर चलाते हो, या आप थोड़ा स्लग होकर बैठते हो, बिल्कुल ढीले ढाले होके। इसलिए हमेशा जो बैठने के लिए सिटिंग है वो आपका स्ट्रेट होना चाहिए, कि आपका सिर जस्ट आपके जो ग्रेविटी पावर है वो सेंटर से आकर नीचे जाए। यदि हम सिर ज्यादा झुका के बैठेंगे तो वो जो एक फैक्टर आ जाता है जिसके कारण कर्वेचर डिस्टर्ब हो जाता है सर्वाइकल का। ऐसे ही हम जब बैठते हैं टेढ़े होके या थोड़ी खिसक के, तो हमारा लंबर कर्व डिस्टर्ब होता है। तो पोस्चर हम समझ गए होंगे कि पोस्चर से इफेक्ट क्या आता है, वास्तव में जो इफेक्ट है वो क्या है वो हमको समझना है। और यही हमको अपने पेशेंटों को डिलीवर करना है कि बेसिकली कर्वेचर का जो फर्क है वो कहां पड़ता है आगे।
सिर्फ अच्छे कर्वेचर से ही बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं। उनको बस ये हमको सलाह देना है कि आपको ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, ऐसे सोना है। क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में एक पलंग यूज होता है, आप लोगों ने देखा होगा, निवाड़ वाला पलंग रहता है जो, है ना, ये बीच में से सोना ऐसा कर भी होता है। तो हम ऑर्थोपेडिक में भी काम किए हैं, तो हमको ये चीज बहुत मिली है अपने एरिया में। जो लो बैक पेन होता है या सर्वाइकल का दर्द होता है, तो जो गांव से लोग आते हैं, हम लगते हैं तो गांव के लोग हैं इतने फिट एंड फाइन है, लेकिन वो लोग ये हिस्ट्री देते हैं हर दूसरा आदमी कि हम निवाड़ वाले पलंग पे सोते हैं। तो हमको सबसे पहले उनको क्या बोलना है ट्रीटमेंट में कि आपको निवाड़ वाले पलंग में नहीं सोना है। वो तो पलंग नहीं, हमारे धरती में सो जाओ, है ना, तखत में सो जाओ, जो प्लाई वाले पलंग है उसमें सो सकते हैं। इसका फर्क वहां पड़ता है पोस्चर का, कि आप यदि इस पलंग में सोएंगे तो आपका जो स्पाइन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, एक कारण हो गया। दूसरा कारण है लिफ्टिंग, पुलिंग और ट्विस्ट, यानी जोर से घूमना, ट्विस्टिंग। बेसिकली लिफ्ट करना यानी किसी चीज को आप सडनली बिना किसी प्री प्रिकॉशन के उसके आप उसको उठा लें, आपकी जो मसल स्ट्रेंथ है उससे अधिक, कि आपने उठाया और आपके डिस्क तक उसका इफेक्ट गया, तो उससे क्या हो सकता है, ये तीनों ही चीजें जो है या तो आपके मसल को डैमेज करेगी या आपके स्पाइन कार्ड को डैमेज करेगी। उसमें होगा कि मसल में क्या क्या हो सकता है, इसमें जैसे कोई मसल फाइबर है इसमें, तो इसमें क्या आता है, स्ट्रेन आ सकता है, स्ट्रेन और स्पाज्म। तीनों ही कंडीशन में आपको लो बैक पेन होगा, उसकी फीलिंग अलग होगी, और जो स्प्रेड, स्ट्रेन और स्पाज्म है इसकी जो मैनेजमेंट है वो भी अलग होगा। तो सबसे पहले हम जब भी कोई पेशेंट हमारे पास आया कि उसको लो बैक पेन है, तो उससे हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री में पोस्चर आ जाता है, आपने नियर बाय कोई हैवी लिफ्ट तो नहीं किया, कहीं ऐसे बड़ी यात्राओं पे तो नहीं गए आप, क्वेश्चनिंग हो गई उससे, तो हमको एक आइडिया लग जाता है कि क्या होगा। दूसरी बात आप उसमें समझ में नहीं आ रहा, तो फिर हम उसको प्रोन कंडीशन में लेटा के उसको हम पैल्पेट करके देखते हैं। तो जो स्पाज्म है ये बड़ी आसानी से हमें समझ में आ जाता है। जो भी पैरास्पाइनल मसल्स हैं आप उस पर अपने हाथ से उसको करोगे तो आपको निश्चित रूप में स्पाज्म रूप में आपको वहां हार्डनेस आ सकता है, या एक जैसे नहीं गठान लग जाती है, मसल बंडल आपस में स्क्वीज हो गए, तो वो आपको समझ में आ सकता है ना। तो इसको रिलीव करना, तो बेसिकली हमारा समझने का मतलब ये है कोई भी रूट कॉज पे जाके ही हम ट्रीट कर सकते हैं। इसका रूट कॉज क्या हो सकता है, लिफ्टिंग कारण, और ये नहीं मिल रहा है तो थोड़ा काम कठिन हो गया, खर्चीला हो जाता है पेशेंट के। अब मान लो मसल से रिलेटेड नहीं है, ये चीज हमको नहीं मिली, तो अब क्या देखेंगे हम इन चीजों से। दूसरा आता है PIBD, प्रोलेस इंटरवर्टिब्रल डिस्क, डिस्क का हर्निएट हो जाना, है ना, ये हड्डी है दोनों तरफ। अब ये जब हर्निएट होगा तो यहीं से नर्व रूट निकलती है ना, तो ये जाकर सीधे इसको प्रेशराइज करती है, कंप्रेस कर देती है, तो इसके जो इंपल्स है वो रुक जाते हैं। और जिस एरिया के इंपल्स रुकते हैं, मान लो कोई मसल फाइबर आगे है ना, ये जाके इसको इंपल्स सेंसरी और मोटर दोनों प्रोवाइड करती है। जब भी कोई मसल फाइबर में इंपल्स ब्लॉक होगा इसमें दर्द चालू हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्राण ऊर्जा इसी नर्व से आती है। जब ये कम हो जाता तो नर्व सप्लाई पहले कमजोर होती है, ब्लड सप्लाई बाद में टूटती है उससे। तो सबसे जरूरी है कि अगर ये नर्व रूट यहाँ कंप्रेस होगा तो जिस मसल फाइबर की नर्व रूट कमजोर होगी या सप्लाई कम होगी, वहां धीरे धीरे दर्द चालू होगा, मतलब वहां की ब्लड सर्कुलेशन धीरे धीरे कमजोर होगा। और हमने बहुत से लोगों को देखा होगा जो चोट के बाद, इंजरी के बाद उनको सही सजेशन नहीं मिला, सही जगह ट्रीटमेंट नहीं कराए, उनका हाथ लॉस हो गया, फिर मसल लॉस हो गए, मसल वस्ट हो जाते हैं जैसे, है ना। तो वो चीज आती है, वो स्पाइनल कॉर्ड के जो इंजरी होती है उसमें मैक्सिमम लोगों को अपन को क्रोनिक होते हैं बहुत सारे लोग, कि भाई क्रोनिक धीरे धीरे दवा डिजेनरेट हो गया, उसके बाद नर्व कंप्रेस हो गया और ये कंडीशन मसल लॉस में चली गई, है ना। तो मसल लॉस एक बड़ा रीजन होता है इसमें। कुल मिलाकर रूट कॉज समझे, लिफ्टिंग, पुलिंग और ट्विस्टिंग की। इससे जो है स्पाइनल कार्ड पे असर पड़ सकता है और
मसल पे स्प्रेन आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है और स्पाज्म आ सकता है। तो अपन को जब भी ऐसे मरीज देखना तो उनको इन चीजों को अवॉइड करना है भाई। कम से कम 3 महीने आपको इन चीजों से बच के रहना है। लिफ्टिंग, भारी वजन नहीं उठाना है, ट्विस्टिंग, जोर से नहीं घूमना है, और पुलिंग, किसी चीज को जोर से खींचना नहीं है। ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा जो रीजन है जेनेटिक हो सकता है। इसको कैसे डायग्नोस करेंगे? जेनेटिक को, जैसे स्पॉन्डिलोलाइसिस है ना, स्पॉन्डिलाइटिस। दूसरा होता अर्थराइटिस। अर्थराइटिस। तीसरा और हो सकता है जो ऑटोइम्यून डिसीज होते हैं, जिससे किडनी के फंक्शन या बोन के फंक्शन वेरी करते हैं। तो इसके लिए तो कुछ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, इसमें स्टेरॉइड्स ही चलते हैं, जिसमें क्योंकि ऑटोइम्यून टाइप में होते हैं, मतलब बॉडी ही बॉडी का नुकसान करती है। तो उससे बचाने के लिए हमें किसी अच्छे एमडी मेडिसिन डॉक्टर से हमको सलाह लेके और ये दवाई चालू करनी है। और अर्थराइटिस जो है, अर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस दोनों में ही एक्सरसाइज का बहुत रोल है, क्योंकि वो रोज चिपकते हैं, रोज अधिक स्टिफनेस की ओर जाते हैं। तो अगर कोई सरफेस है तो दो बोनी सरफेस आपस में चिपकते हैं, तो इसके बीच में गैप धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसकी जो मेम्ब्रेन है वो हार्डनेस आती जाएगी, उसमें जो फ्रिक्शन का लेवल है वो कम होता जाएगा। तो यदि हम इसको रोज थोड़ा थोड़ा चलाएंगे आपस में, तो वो रोज तो नहीं चिपक पाएगी, क्योंकि जब भी मूवमेंट होगा तो वो नहीं चिपक पाएंगे। इसलिए स्पॉन्डिलाइटिस और अर्थराइटिस के पेशेंटों में एक्सरसाइज मस्ट नेसेसरी है, उनको बताना ही है। क्योंकि बहुत लोगों में ये क्रोनिक ही होते हैं, ऐसा नहीं होता कि एकदम से आए, धीरे 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 डेवलप होने वाली चीज है ये दोनों चीज। एक और डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो लो बैक पेन में हमको करना होता है वो तो स्टोन है ना। बहुत सारे आप बहुत समय से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो लोग आके कई बार बोलते हैं कि यहाँ दर्द है, बैक में दर्द है। तो जो किडनी में स्टोन होता है तो वो देखा गया है कि वो भी एक फॉल्स डायग्नोसिस बनाता है कभी कभी कि ये स्टोन है कि लो बैक पेन है। तो उसके लिए डायग्नोसिस के लिए अगर जो काम करते रहे एक्सपीरियंस है वो तो बता देते हैं, कभी कभी दिक्कत आती है। तो जो स्टोन का दर्द है वो थोड़ा सा मूव करता है ना, कई बार पीछे से सामने की ओर मूव करता है ना, कई बार ऊपर से नीचे की ओर मूव करता है। तो ये आपको दिखाना, अगर आपको लग रहा है कि दर्द मूव करता है, उससे हिस्ट्री भी ले सकते हैं हम कि तुमको कुछ किडनी की पथरी वगैरह बनाई थी पहले, तो ऑपरेशन हो गया हो तुम्हारा, उससे अगर नहीं हो रहा तो फिर हम आते हैं सब चीजों को समझना है। पहला क्या हुआ? पोस्चर। दूसरा होगा क्या? लिफ्टिंग, पुलिंग, ट्विस्टिंग, है ना। तीसरा हो गया क्या? ये जो जेनेटिक फैक्टर होते हैं या कोई बीमारी मान ले दूसरी, वो हो गया। और अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस होता है। तीसरा हो सकता है एक्सीडेंट। चौथा लास्ट जो है, एक्सीडेंट में कुछ भी हो सकता है। एक्सीडेंट मतलब अनसडनली जो भी हो जाए आपके साथ, आप गिर जाएं किसी गाड़ी से, पलंग से, या जो कुछ भी है एक्सीडेंट मतलब सडन आपको आ जाए, उसमें तो या तो इंजरी होगी, मसल इंजरी या बोनी इंजरी, तो उसको तो मैनेज करना फिर पता चल जाता कि है क्या। दिक्कत तब आती है जब हमको पता ना रहे कि रूट कॉज क्या है, उसके लिए फिर अपन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अपन अब इसके आते हैं अपन, अब डायग्नोसिस बनाने के पहले क्या करेंगे अपन? एक दो इन्वेस्टिगेशन जो हमको लगता है जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? सबसे अच्छा जो इन्वेस्टिगेशन है लो बैक पेन के लिए, क्या मान के चलते हैं इसके डिस्क या स्पाइन में कोई दिक्कत होगी, तो क्या करेंगे अपन? एक्सरे। अब एक्सरे हम एक आइडिया दे रहे हैं आप लोगों को कि एक्सरे में आपको क्या देखना है। सबसे पहले नेचुरली जो होगा, हम सिर्फ लंबा का बना रहे हैं, है ना। ऐसा होता है, लंबर स्पाइन थोड़े से कर्व बंद रहेंगे, है ना। अब ये एक्सरे में तुमको कैसे कैसे दिख सकते हैं? सबसे पहली बात, इसका कर्व जो है सीधा हो जाए, डिस्क नहीं था, ठीक है ना। डिस्क जैसे का तैसे है, सिर्फ क्या हो गया है,
कर्व सीधा हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बैम्बू स्पाइन, है ना। ये डायग्नोसिस है बैम्बू स्पाइन। बैम्बू मतलब बांस। बांस कैसा होता है, सीधा। तो ये बांस के जैसा ऐसे पोर वाले सीधा हो जाता है। ये डेफिनेटली क्रोनिक होगा, इसमें हिस्ट्री मिल सकता है निवाड़ वाले पलंग की, और ये सोने की गड़बड़ी से होता है, बैठने की गड़बड़ी, इसमें इंजरी हमको नहीं मिलती। बैम्बू स्पाइन मिलेगा उसको पक्का लो बैक पेन समझ में आएगा, और मसल उसके स्पाज्म रहेंगे पूरे दोनों साइड से, और एक स्टिफनेस मिलेगी उसको मेडिसिन और एक्सरसाइज से 100% 20 से 25 दिन में वो ठीक हो जाएगा। समय उसमें भी लगेगा, पोस्चर को इसको सीधा करने में टाइम लगता है, ठीक है। दूसरा क्या मिल सकता है, कर्व तो उसका ठीक है, लेकिन स्पाइन जो है वो गिर गई है, ये जो डिस्क है डिजेनरेट हो गई है। इसकी हिस्ट्री थोड़े कम समय की मिल सकती है, इसकी हिस्ट्री लॉन्ग मिल सकती है। इसमें हमको ये भी देखना पड़ेगा, हो सकता है उनको पास्ट में किसी प्रकार के एक्सीडेंटल कोई भी ट्रॉमा भी लगा हो, तो उसके कारण भी ये चीजें हो सकती हैं। इसके मैनेजमेंट में भी एक्सरसाइज लंबे समय तक लॉन्ग टर्म लेना पड़ेगा उसको। कुछ मेडिसिन जो स्टेरॉइडल भी हो सकते हैं, नॉन स्टेरॉइडल भी हो सकते हैं, और एंटी इंफ्लेमेटरी, पेन रिलीवर और कैल्शियम वगैरह इसको चलाना, क्योंकि डिजनरेशन जो होता है, डिजनरेशन सभी को उम्र के साथ 19-20 होती ही है, ठीक है। लेकिन किसी किसी को जब ज्यादा आ जाती तब ये दिक्कत आती है। तो डिस्क जो है हाइड्रेट नहीं रह पाती इनकी, तो उनको क्या बोलना है, अधिक से अधिक आप पानी पिए, अपने बीपी को मेंटेन रखें, प्लस कैल्शियम सप्लीमेंट आप लेते रहें। तो बहुत से समय में देखा है कि अगर ये रुक भी जाए ना तब भी ठीक है, ये रुकती नहीं है, ये लगातार नीचे की ओर जाती रहती है। तो पता चलिए बिल्कुल फ्यूज हो जाए आपकी। ये अर्थराइटिस में मिल सकते हैं, स्पाइक्स आ जाएंगे इनमें, स्पॉन्डिलाइटिस, एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में आ सकता है, ये सब चीजें, है ना। तो इसमें कर्व तो ठीक रहता है, लेकिन जो डिस्क है ये पतली हो जाती है। ये एक्सरे में आपको मिल जाएगा देखने के लिए बड़े आसानी से, और ये 80% केस इसी से डायग्नोस हो जाता है। इसके बाद होता है क्या, एमआरआई। एमआरआई क्यों कराते हैं हम, एमआरआई जो है वो जो स्पाइनल के लूमेन है स्पाइन की, उसमें स्टेनोसिस तो नहीं आ रही है, प्लस या तो इंटरनल स्टेनोसिस हो सकती है, या बाहर कोई नर्व रूट तो नहीं दब रहा है। उसकी जो पिन पॉइंट डायग्नोसिस के लिए हम एमआरआई करते हैं। मान लो ये है, इसके अंदर से हम हड्डी नहीं बना रहे हैं ना, स्पाइन है ये, अब ये आई है और इसमें से ऐसे नर्व रूट निकली है, बाइलेटरल एक ही निकलती है, ठीक है। अब इसमें मान लो ये जो नर्व ये बना रहता है, अब ये यहां दब रही है, ये गिर गई इसी लूमेन में, जो इस लूमेन के अंदर सर आ रही है, तो इसकी स्टेनोसिस है या यहाँ नर्व रूट है। एक सडन डिग्री तक हर चीज मेडिसिनल अप्रोच से आ सकता है, एक्सरसाइज से आ सकता है, लेकिन यदि वो 3 डिग्री 4 डिग्री के ऊपर चला जाता है तब वो एक्सरसाइज से हो सकता है वो बढ़ने लगे दर्द, है ना। किसी मेडिसिन से उसको विशेष फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें एक एनाटॉमिकल पैथोलॉजी आ गई है, मतलब चीज वहां जाके उसने अपना घर बना लिया है। अब मान लो ये लूमेन है ना, और इसमें ये रप्चर होकर भर गया, अब इसमें नर्व रूट जाने के लिए आपकी जगह नहीं बची। अब आपको इसमें जाना पड़ेगा इसके ट्रीटमेंट के लिए सर्जिकल रिपेयर में। सर्जिकल रिपेयर आजकल बड़े मिनिमल इन्वेसिव हो रहे हैं, बड़ी स्मॉल टूल से एक छोटा सा चीरा लगता है और बस इस डिस्क के एरिया को निकाल देते हैं, ठीक है। कई 80% इसी में ठीक हो जाते हैं। कि कभी कभी देखा जाता है कि डिस्क बिल्कुल बची नहीं है तो हड्डी चिपक गई है, तो उसमें फिर ये जो हड्डी रहती है ऊपर दोनों, इसमें प्लेटिंग कर देते हैं वो, है ना, जिससे ये गैप मेंटेन हो जाए। ये भी बहुत सर्जरियां कॉमन है आजकल, कोई वो नहीं है, और बड़ा इजी गोइंग लाइफ चलती है फिर लोगों की, कोई दिक्कत आती नहीं है आमतौर पर। बस यही है, कुछ सावधानी उनको रखनी पड़ेगी, क्योंकि सर्जिकल के बाद सावधानी तो जरूरी हो ही जाता है। तीसरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो है सिटी। सिटी बेसिकली अर्थराइटिस और स्पॉन्डिलाइटिस जो होती है, उनको हड्डी में जो विशेष चेंजेज आ गए उसको देखने के लिए किया जाता है सिटी। तो
जिनको भी सिटी कराना रहता है उनकी हम देखते हैं आमतौर पे कि जो डिस्क है वो बहुत रप्चर हो गई है और उसपे ऑस्टियोफाइट्स वगैरह भी हमको देखने को बहुत सारे मिल जाते हैं सिटी के बाद। इसके बाद आता है ईएमजी। स्पाइन से जो नर्व पेरिफेरी में मसल्स में जाके जुड़ती हैं, इसके कंडक्शन के लिए होती है ईएमजी, है ना। न्यूरोपैथी के लिए होता है ये विशेष तौर पे कि ब्रेन के जो सेंसेशन है वो कितने आपको फील कर पा रहे हैं, तो ईएमजी करा सकते हैं उसके लिए। ये भी एक क्रोनिक कंडीशन में ही कराना पड़ता है अधिकतर, नहीं तो सबसे जो मेन इसका इन्वेस्टिगेशन है वो एमआरआई नहीं, एक्सरे सबसे सरल और कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एमआरआई तो थोड़ा महंगा होता है ना, तो सबका नहीं करा सकते हम एमआरआई। एक्सरे हम सबका करा सकते हैं, है ना। तो जब भी अपन को लो बैक पेन हो और आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो हमको एमआरआई करानी, एक्सरे करानी है ना। इसके बाद कुछ ब्लड टेस्ट हैं। ब्लड टेस्ट में जैसे जो मार्कर होते हैं अर्थराइटिस के, स्पॉन्डिलाइटिस के और आरए फैक्टर जो होते हैं उसके मार्कर आ सकते हैं, तो वो भी दोनों चेंजेस का वो समझ में आ जाएगा कि क्या ट्रीटमेंट का अप्रोच उसमें लेना है। उसके बाद जो समझ में आ गया ना चीजें अपन जो बोल रहे हैं कि ये इतने प्रकार के। अब अपन आते हैं डायग्नोसिस। मान लो उसका डायग्नोसिस बन गया, एक डायग्नोसिस अपन देख लेते हैं। डायग्नोसिस तो बहुत सारी बन सकती है। एक अपन लेते हैं क्या, PIBD L2 L3 है ना, और L5 ये इसके बीच में है, और L5 और S1 के बीच में। प्रोलैप्स इंट्रावर्टिब्रल डिस्क जो हो गया होगा L2 L3 स्पाइन में लंबर रीजन में, प्लस L5 और S1। मान लो ये डिस्क इसमें से रप्चर हो गई है ना, ये है L2 L3 और फिर आ गया लास्ट वाला, ये क्या है L5 और इसके नीचे S1। ये दो स्पेस हमको कम हो गया, ये डायग्नोसिस बन गई है ना, कि आपको भाई L2 ये डिस्क डिजनरेट हो गया है, हर्निएशन हो गया है और स्टेनोसिस है लुमेन में, स्पाइनल कैनाल के लुमेन में स्टेनोसिस आ गई, दोनों लुमेन। अब इसका मैनेजमेंट अपन क्या क्या कर सकते हैं, है ना। मान लो अगर ज्यादा दिक्कत सबसे जो सर्जिकल रिपेयर की आती है वो परसेंटेज में लगभग 70% के आसपास L5 और S1 में ही रहता है, क्योंकि वो सबसे बेस में होता है हमारे। तो अगर मान लो इसकी सर्जिकल रिपेयर से ये क्लियर हो सकता है, तो फिर हमको उसको सर्जरी के लिए ही अप्रोच करना है कि आप सर्जरी ही कराएं इसमें। और मान लो ये इस लेवल पे फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री है, तो इसको एक्सरसाइज से और फिजियोथेरेपी, एक्यूपंक्चर, बहुत सारी जो पैरेलल मेथड होती है उससे हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर कई बार होगा कि आप इसमें एक्सरसाइज करोगे तो जितना मूव करता है कई बार दर्द उतना एग्रीवेट होता है, बढ़ता चला जाता है। तो जैसे एक डायग्नोसिस होगा PIBD L2 L3 S5 S1। टू द पॉइंट ही हमको डायग्नोसिस बनानी है। सबसे पहले हम ये समझें दर्द क्यों है, जब तक कारण नहीं तब तक कोई इलाज नहीं। और होगा दूसरा स्पाज्म, ये बहुत आएंगे अपने पास मसल स्पाज्म वाले। मान लो ठीक है, इसके साइड से कौन सी मसल्स होती हैं, पैरास्पाइनल, ये बोन से फ्यूज हो गई है ना। पैरास्पाइनल जो मसल्स होती हैं वो नीचे बोन से इलियक से अटैच रहती हैं, ऊपर बीच बीच में कुछ लिगामेंट इनके स्पाइन से भी जुड़े रहते हैं, लेकिन वो सिग्निफिकेंट नहीं होते उतने पावर जनरेट करने के लिए। पावर जनरेट जो होता है वो नीचे के बोन और ऊपर के अटैचमेंट से ही होता है ज्यादा। तो आप जब अपन कोई चीज लिफ्ट करते हैं, उससे हिस्ट्री ली हमने कि आपने कुछ लिफ्ट किया था, लिफ्ट की हिस्ट्री मिलती है उसमें, है ना। तो आपको पूरा टच करना है दोनों साइड के पैरास्पाइनल। जिस साइड दर्द नहीं है पहले उस साइड की करोगे, है ना। मान लो बोला वो राइट में दर्द है, तो हमको पहले किस साइड के देखना है, लेफ्ट के। उससे क्या आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि नेचुरली उसका कैसे है। बहुत कम लोग बताएंगे दोनों साइड दर्द है, 80% लोग बताएंगे वन साइड ही है। तो आपको पहले देख लेना और आपको समझ में आएगा कैसे। फिर दूसरे तो आपको हो सकता है नोट समझ में आ जाए, हार्डनेस समझ में आ जाए, तो अब उसका मैनेजमेंट क्या होगा। दो तीन चीजें हो सकती हैं।
कुछ मेडिसिन हो सकता है एंटी इन्फ्लामेटरी, हम उसको चालू करवा दें, है ना। कैल्शियम चालू करवाना है, एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन चालू करवाना है, प्लस एक्सरसाइज और लिफ्ट नहीं करना है, यानी सामने उसको झुकने से भी मना करना है कि आपको फ्रंट बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है ना। सबसे जरूरी है किसी भी स्पाज्म वाले पेशेंट को जो उसका बैक स्पाज्म है उसको फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है। अगर वो करेगा तो फिर से उसमें स्ट्रेन आएगा और फिर चीजें जहां की तहां चली जाती है, उससे ज्यादा डैमेज हो जाए। फॉरवर्ड बेंडिंग पीआईडी में नहीं कर। हाँ, पीआईडी में नहीं कर सर। फॉरवर्ड बेंडिंग तो किसी भी लो बैक पेन में पूरा तरह बंद है, हम किसी को फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं बोलेंगे, है ना। फ्लेक्शन एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे उसको कि आप फ्लेक्स हो जाओ, एक्सरसाइज अपन बताएंगे अभी, है ना। तो ये फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करनी है, सबसे जरूरी चीज है। स्ट्रेट बैठो, स्ट्रेट सोना है, स्ट्रेट बैठना, मतलब आप जो गद्दा भी अगर वो यूज कर रहा होगा ना तो वो बेबी या नरम नहीं होना चाहिए। अगर वो बैठ रहा है तो बिल्कुल स्ट्रेट बैठे, है ना, ऐसा नहीं कि वो बैठ गया कैसे भी, क्योंकि ये जो है अगर माइल्ड प्रेशर भी वहां पड़ता है तो उसका फर्क रहता है उसकी प्रोग्नोसिस में, प्रोग्नोसिस खराब होने लगती है फिर धीरे धीरे करके। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब आपका आराम ही नहीं लगता, आते हैं कहीं दवाई लग गई तो आराम ही नहीं लगता, क्योंकि वो घर जा रहा है अपने साथ, हमारे साथ नहीं जा रहा है। वो वहां कैसे बैठता है, कैसे सोता है, क्या खाता पीता है, उसका ही उसके शरीर में फर्क है, हमारी बातों का नहीं है कुछ, है ना। इसलिए उसको काउंसलिंग बहुत अच्छे से करनी है कि तुमको इस प्रकार से रहना है जाके, तो ही दवाइयां फायदा करेंगी, नहीं तो दवाइयां फायदा सही में नहीं करेंगी, ठीक है। ये होगा दूसरा, ये ज्यादा आएंगे अपने पास। एक तीसरा डायग्नोसिस जो है अर्थराइटिस वाले रहते हैं। अर्थराइटिस वाले हैं वो 40 साल से ज्यादा के लोगों को मिलता है। इसको डायग्नोसिस करने के लिए एक तो सबसे पहले डिफरेंशियल अर्थराइटिस जो है वो क्रोनिक पेन होगा। अर्थराइटिस का पेशेंट तब ज्यादा दर्द करेगा जब वो मूव करेगा, रेस्ट में उसको दर्द नहीं होगा, क्योंकि मान लो ये अर्थराइटिस इसको सरफेस में है ना, और अर्थराइटिस इस सरफेस में है, तो अब जब ये फ्रैक्शन होंगे, स्मूथ तो है नहीं, तो जब भी मूव करेगा, अर्थराइटिस के पेशेंट का मेन ये रहता है जब भी वो मूव करता है तब उसको दर्द फील होगा ही होगा। इसलिए अब ऐसा तो हम बोल नहीं सकता मूव नहीं करूंगा। अर्थराइटिस के पेशेंटों के लिए तो एक्सरसाइज मस्ट नेसेसरी, अगर वो नहीं करेगा तो ये चीजें, इसमें सर्कुलेशन और कम होती जाएंगी और स्पाइक्स क्रंची होते जाएंगे, फिर उसको ब्रिटल आ जाएगा, टूटने लगेंगे वो धीरे धीरे करके, है ना। तो एक्सरसाइज इसके जरूरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स बहुत जरूरी है, कभी कभी इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, है ना, जिससे उसके थोड़े इंस्टेंटली इफेक्ट आ जाते हैं। नहीं तो क्या है, लोग बहुत दर्द में और कई बार बहुत परेशान हो जाते हैं। कई बार जो घुटने की अपन देखते हैं रिप्लेसमेंट आजकल चल रही है, वो इसी वजह से चल रही है कि भाई वो इतना रप्चर हो गया कि अब घुटने बचे ही नहीं है, तो फिर रिप्लेस करा लो आप, नी रिप्लेसमेंट जो चल रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज। हमें हर पेशेंट को बताना है और कोशिश करना है मात्र 2 एक्सरसाइज, बल्क ऑफ एक्सरसाइज नहीं बता देनी है कि वो खुद ही भूल जाए, बहुत इंटेंसली उसको 2 एक्सरसाइज समझाना है। अब जैसे हम कुछ कंडीशन डाल रहे हैं, उसको मैंने सबसे पहले आता है हील पेन, है ना, ये बहुत आते हैं। एड़ी में दर्द है, 4 साल से दर्द है, 3 महीने से दर्द है, 5 महीने से दर्द है, ठीक है। एक जन आ जाओ, अरे यहाँ एड़ी दिखाना पड़ेगा अपन को, कैसे देखेगा दीपक आओ, नहीं दूसरे से हाँ दूसरे से कर लो, हाँ एक हम बताएंगे, है ना। पहले हमारे ये दीपक तुम्हें करना क्या है, देखो अपन ऐसे खड़े हुए तो इसको लिफ्ट करना है, अब इसको छोड़ना नहीं है, ये आइसोमेट्रिक हो गया, आपने इसको लिफ्ट किया और आप इसको होल्ड करो 5 सेकंड, है ना। उसके बाद आप नीचे जाओ और आप इसको ऐसे करो, फिर होल्ड करो 5 सेकंड, ऐसे बहुत फास्ट से कोई फायदा नहीं होता, है ना, ठीक है। चलो अब करो, और 1 टाइम में 10 बार करना है आपको, ये चीज करो, पकड़ लो कुछ, बिना पकड़े भी नहीं करना, ये नहीं बताना कि बिना पकड़े नहीं करना है। फिर नीचे, कितनी देर रहना है पोजीशन? 5 सेकंड कम से कम, 5 सेकंड से कम नहीं, 5 सेकंड रहना है। फिर करो, शुरू में पहले 10 रैप ऐसे ही करने हैं, बाद में आप इसको तेज भी कर सकते हैं।
और ये जो पेन आप कंप्लेंट क्या करेंगे, कंप्लेंट करते हैं कि हम जब भी रेस्ट से उठते हैं, रेस्ट मतलब चाहे वो सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, मतलब वो रेस्ट पोजीशन में जब भी मूविंग पोजीशन में आएंगे उनको दर्द करता है। क्यों? क्योंकि वहां जो एडी है, हील है ना, देखो ड्यू टू ग्रेविटी सबसे नीचे है ना, ग्रेविटी का असर रहता है। तो जो भी फ्री रेडिकल है, ब्लड वगैरह हल्का सा इसमें सर्कुलेशन में नहीं रहता। तो जब भी ये पहली बार नीचे रखता है कोई भी आदमी पैर, तो उसको पेन इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल बहुत सारे आ जाते हैं, ऑक्सीजन की भी कमी आ जाती है थोड़ी सी समय के साथ। तो 2 घंटे बैठ गया तो फिर दोबारा रखना तो उसको सर्कुलेशन से बाहर हो गया वो। और नर्व भी यहाँ न्यूरोपैथी आ जाती है, और जहां भी न्यूरोपैथी जरूर रहती है इस जगह पे, कॉमन है ये, न्यूरोपैथी तो रहेगी। बिना न्यूरोपैथी के हील पेन नहीं होगा किसी को भी, बिना इंजरी के। इंजरी अलग चीज है, अगर क्रोनिक है तो उसको न्यूरोपैथी जरूर रहती है इस जगह पे। न्यूरोपैथी की वजह से पेन होता है, क्योंकि फिर हर चीज लैक ऑफ ब्लड हो जाएगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, सब कुछ कम नहीं लगता है फिर न्यूरोपैथी की वजह से। तो न्यूरोपैथी बहुत कॉमन चीज है, इसलिए सर जो मेडिसिनल में भी है तो वो हाइकोबाल वगैरह इसमें यूज करते हैं बहुत सारे। ठीक है, एक ही कंडीशन होगा, एक ही एक्सरसाइज बताना है ये वाली, और कोई एक्सरसाइज अपन को हील पेन वाले को नहीं बताना है। प्लस जब वो सो के उठता है तब पहले अपनी नी को थोड़ा सा मूव कर ले, उसके बाद चले, ऐसा नहीं सीधे चलने लगे। दूसरा है लो बैक पेन पे आते हैं अपन, लो बैक पेन है ना, कमर दर्द। इसमें जो सबसे मेन एक्सरसाइज फ्लेक्शन एक्सरसाइज करना है। सो कोबरा पोज, भुजंगासन, है ना। भुजंगासन जो है आप किसी भी दरी पे, पलंग पे कर सकते हो। लो बैक पेन वालों के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज यही है। कैसे करना है, ये आपकी एक्सरसाइज है। आपको कोशिश करना है अपने आप को 70 डिग्री आप, है ना, ये हाथ है, मतलब 70 डिग्री तक उठाने की कोशिश करना है। 45 तो उठना ही चाहिए। नहीं सुनो, तो अभी तुम ले जाने दीपक को, और उसमें ना बराबर, क्योंकि हो सकता है अपन किसी मरीज को वीडियो शेयर कर दें। देखो सिर बड़ा कर दिया है ना। तो भुजंगासन सबसे अच्छा। इससे होता क्या है, इफेक्ट क्या है इसको, अगर मरीज पूछेगा इसमें होता क्या है ना, तो होता ये है, देखो इसमें ये असर किसमें करेगा, ये आपके जो स्पाइन है ना, ये स्पाइन उसकी नेचुरल कर्वेचर जो रहती है, जब भी लो बैक पेन होता है उसकी नेचुरल कर्वेचर से वो दूर हो जाती है, बैम्बू स्पाइन में जाता है, तो उसके स्पाइन को फिर से वो कर्व में कर देता है। कर्व में करने से क्या होता है, नर्व रूट फ्री हो जाते हैं। बस इसमें सबसे मेन रूट क्या है, नर्व रूट रिलीज हो जाते हैं इसमें कोबरा पोज में। तो नर्व रूट रिलीज होगा, प्लस जो मसल्स है पीछे की, वो अगर कोई स्पाज्म में है, स्ट्रेन में है, तो वो रिलीज हो जाएंगी वो भी। तो जितने देर आप कोबरा पोज करोगे आपका जो बैक है वो बिल्कुल कूल है, मतलब शांत कंडीशन में जाए, उस पर कोई प्रेशर नहीं है, फ्री हो जाएगा वो। कुछ देर अगर अपन होल्ड कर पाए या कुछ ऐसी बेड बना पाए कि हम ऐसे ही रह पाए तो और अच्छा है, क्योंकि ऐसे होल्ड करना तो मुश्किल है। एक और इसमें होता है, अगर साइट का भी इन्वॉल्वमेंट है, साइट का इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, तो फिर मान लो ये कमर हो गई, तो ये दोनों टांगे हैं, है ना, तो आपको आप पे हिप जॉइंट से ये हिप जॉइंट से है ना, हिप जॉइंट से आपको इसको धीरे से लिफ्ट करने की कोशिश करनी है ऊपर। हाँ, लेकिन क्या होता है, SLR बताते सर, वो साइट का के लिए है सर। सिग्निफिकेंस हाँ, क्या है? SLR लो बैक पेन को सबसे जो पहला अपन को जांच करनी है आके, वो है SLR टेस्ट। कैसे होता है, स्ट्रेट लेग राइजिंग। हाँ, ये प्लेन एक टेबल है, इसमें मान लो अपन एक व्यक्ति को लेटा दिए। अब इसके SLR मतलब स्ट्रेट लेग राइजिंग, मतलब पांव को सीधे रखते हुए ऊपर लेना, घुटने नहीं मुड़े होने चाहिए। अब इसके एक टांग को हमने लिया और उसको 45 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी 45 डिग्री तक हम सीधे उठा सकते हैं।
और 100 में से 99 लोगों को इसमें कोई दर्द नहीं होता है। इसके बाद हर 15 डिग्री में हमें उससे पूछना है ना। और मैक्सिमम कहां तक जाना है? 90 तक। 90 के बाद बस एक बार अपन ने उठा लिया, फिर उसको छोड़ना नहीं है, उसको पकड़े ही रहना है। आपको हो सकता है 10-20 सेकंड लग जाए, तो बस हर डिग्री पे आपको पूछना है इसमें वो कहां दर्द कंप्लेंट कर रहा। दर्द कंप्लेंट उसने कहां किया? अगर उसने कर लिया भाई 60 पे कर दिया, तो इसका मतलब क्या है? एसएलआर से हम क्या आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं? एसएलआर से हम आइडेंटिफाई करते हैं जो साइटिक नर्व है वो स्पाइन के अंदर से होते हुए आती है। तो यदि ये उठाने से वो दर्द कंप्लेंट करेगा कहां? जिस रीजन में, रीजन भी इंपॉर्टेंट। अगर वो करेगा बैक में, अगर वो करेगा बटक्स पे, तो जिस रीजन में वो कंप्लेंट करेगा वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है नस के रूट पे, फिजिकल, मतलब उसको कोई चीज दबा रही है वहां पर। तो नर्व रूट को वहां जो चीज दबा रही है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एसएलआर टेस्ट करते हैं। और रीजन इंपॉर्टेंट, अगर वो ग्लूटियल रीजन पे बोलेगा तो ग्लूटियल रीजन पे दब रही है, उसको क्या बोलते हैं? पायरिफॉर्मिस एक मसल्स होती है जिसके नीचे से ये आती है, तो पायरिफॉर्मिस की कंप्लेंट है उसको। मान लो और ऊपर गया, उसने बोला नहीं सैक्रोइलियक जॉइंट के पास है, तो फिर L5S1 के बॉर्डर पे वहां पर उसको कॉम्प्लिकेशन है। और यदि और ऊपर बोलेगा L1 L2, जिस रीजन में वो बोलेगा वहां पर उसका नर्व रूट दबा हुआ है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे मसल स्पाज्म नहीं आता समझ में, ये बिल्कुल फैक्ट है। इससे जो है नर्व की कंडीशन पता चलती है कि नर्व कहां दबा है ना। तो जब भी आप एसएलआर करोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? नर्व इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। अगर ये एसएलआर पॉजिटिव होता है और नेगेटिव है ना, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, किसी भी डिग्री में जब भी पॉजिटिव लिखोगे तो किस डिग्री पे पॉजिटिव है वो भी लिखोगे। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव लिख दिया, ये मतलब लिखते नहीं है, अपन को लिखना है कि भाई 45 पे पॉजिटिव है, 70 पे पॉजिटिव है, 90 पे पॉजिटिव है ना। तो ये जरूर लिखना एसएलआर पॉजिटिव नेगेटिव, अपन जब भी डायग्नोसिस लिखेंगे अपने पर्चे में। अभी अपन एक आध को लेटा के देखते सर नहीं को दीपक तुम लेट रहे हो, देखो बोलेंगे तुम्हें किस में दर्द है तो तुम बोलोगे बोल देना इसमें दर्द है, तुम इसको नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे, जो सही है पहले उसको लेते हैं। किस में दर्द है आप तुमको? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट में दर्द है इनको, तो हमको एसएलआर किस में करना है? राइट में। करेंगे दोनों में, लेकिन पहले राइट में। तुमको नहीं उठाना, वजन पूरा छोड़ो। पकड़ने का तरीका यह है, आप एक हाथ से हील पकड़ो, एक हाथ से घुटने के नीचे, और धीरे से आप देखेंगे 45 तक आप जा सकते हैं। इतने मतलब कोई विशेष इंजरी नहीं आती, तुमको नहीं उठाना है। कोई तुमको सही में फील होगा अंदर कुछ, है ना। अब ये हो गया, कोई दर्द है? बचना बता रहा हूँ। कोई दर्द है? नहीं यहाँ कर अभी नहीं लगेगा। हाँ हल्का सा, अब ये 70-75 आ गया ना। एक्सरसाइज बता दो उसकी। बस अब दर्द होने तुम तो बहुत स्टिफ हो। हाँ स्टिफ है, अब ज्यादा हुआ, अब ज्यादा होगा, मगर स्टिफनेस है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। अब तुम इसको दर्द बोलना, तो अब इसको तुम कहाँ रोकोगे? हम जैसे 70-80 उठाएंगे तो बहुत दर्द होने लगा, ठीक है। ऐसा मतलब एक चलो यहाँ नहीं बचाओ। अब देखो इसका जो एसएलआर पॉजिटिव है वो 75 में हो गया, तो एसएलआर पॉजिटिव उसमें डिग्री लिख दो बाजू में 75। रीजन भी लिख सकते हैं, और फाइन चले जाए कहाँ दर्द है उसको पूछ लो। अगर वो बोलता है ऐसे, अगर वो बोलता है इस रीजन में दर्द है, ये ग्लूटियल रीजन है, यानी इससे जो साइटिका डेवलप हो रहा है वो पायरिफॉर्मिस मसल के टाइट होने से हो रहा है। जस्ट यहाँ देख लेना गूगल में भी सब लोग, पायरिफॉर्मिस सिंड्रोम होता है। और अगर वो बोल रहा है यहाँ हो रहा है तो फिर ये डिस्क के रीजन आ जाएगा, है ना। अगर इसके नीचे है तो मसल के रीजन है, ठीक है। पर एक मैनेजमेंट की लिस्टिंग कर दे रहे कि क्या क्या मैनेजमेंट हो सकता है ना। साथ ही साथ में बता तो देखो मैनेजमेंट सबसे पहला क्या है? पोस्चर करेक्शन। सबको ये जरूर बोलना है, ठीक है। पोस्चर करेक्शन, अगर वो गलत पोस्चर के साथ अमृत भी पिएगा तो वो ठीक नहीं होगा। सबसे जरूरी है पोस्चर करेक्शन। दूसरा एक्सरसाइज, है ना। दूसरा एक्सरसाइज,
ये मतलब वो खुद कर सकता है, जो पहले उस पे देना कि तुम जो खुद कर सकते हो, तुम पोस्चर खुद ही सीख कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो। तीसरा मेडिकेशन, यहां तक उसके घर पे हो जाएगा, तो अपन को एक लिस्ट करनी है कि जो वो घर पे खुद कर सके। अब मान लो यहां से वो इससे नहीं आ पा रहा है, तो अब यहाँ इसके बाद अब क्या आएगा, फिजियो, ठीक है, फिजियोथेरेपी आ गई। उसके बाद क्या आएगा, एक अपनी जो एक्यूपंक्चर थेरेपी वो करवा सकता है। अब मान लो सब चीजों से जिस लेवल पे जाए, पोस्चर राइट करने से भी ठीक हो सकता है, एक्सरसाइज से भी ठीक हो सकता है, मेडिकेशन से भी, फिजियोथेरेपी से, एक्यूपंक्चर। अब मान लो सब कुछ फेल हो गई, अब इनसे ठीक नहीं हो रहा है, तो जो फाइनल है वो सर्जिकल, सर्जिकल रिपेयर उसको कराना पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन में रखेंगे हम सर्जिकल, है ना। तो ये अपन को इसी सीक्वेंस में जाना है किसी भी दर्द के पेशेंट को, ठीक है। थैंक यू।